আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश ने चीन की सहायता से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटे लालमोनेरहाट जिले में एक बिल्कुल नया एयरफोर्स बेस स्टेशन बनाने का फैसला किया है। इसे देखते हुए भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी वायु और थल सेना की ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने लालमोनेरहाट डिस्ट्रिक्ट में एक नया एयरफोर्स बेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश ने चीन की मदद से लालमोनेरहाट डिस्ट्रिक्ट में इस नए एयरफोर्स बेस स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए भारत अत्यधिक सतर्क हो गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश के लालमोनेरहाट डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है। बांग्लादेश के इस निर्णय के बाद भारत ने पूरे पूर्व और पूर्वोत्तर में अपना वायु और थल सेना बढ़ाने का निर्णय लिया है। न्यू दिल्ली ने पूर्वोत्तर भारत के एयरफोर्स स्टेशन और अधिक रफेल तैनात करने का भी निर्णय लिया है। रशिया से खरीदा गया स्टेट ऑफ द आर्ट S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चाइनीज गोल से बचाने के लिए तैनात किया जा रहा है। अचानक इस सैन्य गतिविधि का प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी फैल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्व भारत में बांग्लादेश की सीमा से सटे हर जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को निगरानी और गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तानी कंपनीज उन कंपनीज में शामिल है जिन्हें चीन के साथ किसी भी बुनियादी ढांचे के कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब बांग्लादेश में नया एयरफोर्स बेस स्टेशन बनाया जाएगा तो चीन और पाकिस्तान उस काम में सीधे तौर पर शामिल होंगे। भले ही यह बांग्लादेश के लिए एयरफोर्स बेस स्टेशन बनाने की रणनीति और योजना है, लेकिन क्या चीन वास्तव में इस एयरफोर्स बेस स्टेशन की आड़ में अपना बेस स्टेशन बनाएगा? भारत इस बात को लेकर चिंतित है। चीन की नजर लंबे समय से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। एक बार जब इस क्षेत्र में 25 से 50 किलोमीटर के बीच रणनीतिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से पहुंच प्रदान की जाएगी तो यह चीन के लिए रणनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से बहुत बड़ा लाभ होगा। बांग्लादेश अब भारत के साथ बिना शर्त किसी भी गठबंधन बनाने के रुख में नहीं है। यह केवल समय की बात है कि ड्रैगन के पंजे में फंसकर बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा बन जाएगा। इस मामले में चीन का लक्ष्य भारत को तीनों तरफ से घेरने का है। दिल्ली अब इस मुद्दे को लेकर बहुत सतर्क हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देश की 2.16 लाख निर्वाचित पंचायतों में से 699 पंचायतों को अग्रणी पंचायतों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से अधिकांश तेलंगाना, गुजरात और त्रिपुरा राज्य से है। ये जानकारी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई PAI रिपोर्ट में दी गई है। पहली बार केंद्र सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रदर्शन और प्रगति के आधार पर 2.16 लाख से अधिक पंचायतों की रैंकिंग करके पंचायत प्रोग्रेस इंडेक्स बनाया है। शीर्ष 699 निर्वाचित पंचायतों में से अधिकांश तेलंगाना, गुजरात और त्रिपुरा से है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पॉवर्टी एलिवेशन और इम्प्रूव लाइवलीहुड सहित 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थीम्स पर आधारित विभिन्न इंडिकेटर्स पर पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद PAI तैयार करता है। रैंकिंग 5 श्रेणियों में 0 से 100 के पैमाने पर उनके अंकों के आधार पर दी जाती है। PAI रैंकिंग को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वह है अचीवर्स, पायनियर्स, परफॉर्मर्स, एस्पिरेंट्स और लर्नर्स। 2.16 लाख पंचायतों में से 699 लीडिंग, 77,298 एग्जीक्यूशनर्स, 1,32,392 एस्पायरिंग और 5,896 अप्रेंटिस थे। 699 पंचायतों को अग्रणी स्थान दिया गया है, जिनमें से 346 गुजरात से, 270 तेलंगाना से और 42 त्रिपुरा से है। 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। पंचायत में गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य पंचायत, बाल अनुकूल पंचायतें, जल पर्याप्त पंचायतें, स्वच्छ और हरित पंचायतें, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा पंचायतें, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें, सुशासित पंचायतें और महिला अनुकूल पंचायतें। PAI देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रदर्शन और प्रगति को मापने का काम अपनाती है।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत PAI के माध्यम से अपने विकास के स्तर का आकलन कर सकती है तथा अपने प्रदर्शन की तुलना ब्लॉक, जिला या राज्य की अन्य ग्राम पंचायतों के साथ कर सकती है। केंद्र सरकार ने 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपना डेटा पोर्टल पर दर्ज कराया है। इनमें से 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 2.16 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के डेटा को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। केवल उन पंचायतों को PAI की तैयारी में शामिल किया गया है जिनकी जानकारी संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र द्वारा विधिवत सत्यापित कर लिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कहा है कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मेघालय, नागालैंड, गोवा, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल में कुल 11,712 ग्राम पंचायत ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज के PAI डेटा का उचित सत्यापन नहीं किया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने धर्मनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर कहा कि विपक्ष की नकारात्मक मानसिकता ही उसकी धीरे धीरे समाप्ति का कारण बन रही है। विपक्षी पार्टी CPIM ने एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश करके विधानसभा का बहिष्कार कर दिया है। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह की नकारात्मक मानसिकता CPIM को नष्ट कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस आग की तरह जल रही है जो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को धर्मनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए यह बात कही। এখানে মাননীয় স্পিকার মহোদয় আছেন, বিধানসভার মধ্যে আপনারা দেখেছেন একটা শব্দকে কিভাবে বিকৃতি করা যায় এবং বিকৃতি করে সেটাকে ভিত্তি করে ওরা সবাই যারা বিরোধী দলের দল নেতা থেকে শুরু করে সবাই চলে গেল। আমি আবেদন করলাম আপনারা আসুন, বিধানসভাতে আসুন। মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছে, মুখ্যমন্ত্রী মানে লিডার অফ দ্য হাউস, উনি আবেদন করেছেন। বিরোধী দল নেতা কি বললেন? খুব ভালো, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আবেদন করেছেন আসার জন্য, কিন্তু মনের থেকে বলেছেন কিনা আমার জানা নেই। কিরকম অদ্ভুত কথা। তো মনটা কোথা থেকে দেখাবো কি করে? ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মনটা দেখতে কিভাবে দেখানো যায় সেটা একবার আপনি আমাদের বুঝিয়ে দিন। সবসময় একটা নেগেটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ। আমি সব জায়গায় আজকাল বলি ওরা তো ভগবান বিশ্বাস করে না, তো না দিয়ে শুরু হয় নাস্তিক, মানে নাস্তিকেই না। আর আমরা যারা আস্তিক মানে আ দিয়ে আমাদের আস্থা আছে মানুষের প্রতি, ভগবানের প্রতি। তো এই যে দল, বিরোধী দল সবসময় নেগেটিভ নেগেটিভ করেই চলবে। ওদের এই নেগেটিভিটি যাবেও না কোনোদিন, আর আস্তে আস্তে করে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। এখন নোটার সাথে এখন ওরা যুদ্ধ করছে। আর একটা বিরোধী দল আছে কংগ্রেস, হাতে গোনা 3 জন মিটমিট করে জ্বলছে, নানা রকম নাটক, বিকৃতি করে কথা বলা, এইসব আমরা দেখছি। তারাও প্রায় ক্ষয়িষ্ণুর পথে। আমার মনে হয় आगामी दिन उनारो किंतु निश्चिन्न हो जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 236% बढ़ी है, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी घोषणा किया कि 2025-26 के बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तुलना में 22% अधिक धनराशि आवंटित की गई है। এখন পর্যন্ত রাজ্যের নিজস্ব কর এবং কর বহির্ভূত যে রাজস্ব আদায় প্রায় 236% বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাবা, এটা কিন্তু বুঝতে হবে, এটা চিন্তা করতে হবে যে কি করে এটা সম্ভব হয়েছে। 236% আমাদের এই রাজস্ব আদায় হয়েছে, যে কারণে আমরা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট আমরা করতে পারছি। 2024-25 অর্থ বছরে 14,771.88 কোটি টাকা আমরা মানে সেই বরাদ্দ ছিল। আর এই বছর প্রায় 18,012.91 কোটি টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। তাতে করে পার্সেন্টেজ যদি আমরা দেখি প্রায় 22% আমাদের এইবারের সেই আমাদের সার্বিক উন্নয়ন খাতে সেটা বেড়েছে। আমাদের রাজ্যে 2017-18 অর্থ বছরের যে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যদি দেখি সেখান থেকেও আমাদের প্রায় অনেক বেড়েছে, যেখানে 2024 অর্থ বছরে 43,715 ছিল, সেখানে 91,200
24 कोटी টাকা হয়েছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज धर्मनगर में उत्तर त्रिपुरा जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 40 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन धर्मनगर के अंतर्गत कालाछड़ा आरडी ब्लॉक में 4 नई परियोजनाओं का आधारशिला भी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। भारतीय जनता पार्टी सरकार की युवा विरोधी गतिविधियों के कारण आज का युवा समाज विनाश की ओर बढ़ रहा है। निराश युवा नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। ऐसा बयान दिया राज्य के विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने। यह टिप्पणी जितेंद्र चौधरी ने जनजातीय युवा फेडरेशन की केंद्रीय समिति की विशेष विस्तारित बैठक में की। जितेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट आंदोलन का आह्वान भी किया। बुधवार को दशरथ देव स्मृति भवन में आयोजित हुई जनजातीय युवा फेडरेशन केंद्रीय समिति की विशेष विस्तारित बैठक। রাজ্যেও যুব জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট হলো তাদের যে ভবিষ্যৎ, এটা সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন। ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনে এই দেশের যৌবন, তাদের শক্তি আজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে। আর আমাদের রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা মথা, আইপিএফটি মিলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের যৌবনকে প্রায় বন্ধক দিয়ে দেওয়ার মতো, এবং এতে শুধু তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগটাকেই তারা নষ্ট করে দিচ্ছে তা। विद्या ज्योति परियोजनाओं को रद्द करने सहित छात्र छात्राओं के हित में कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बांग्ला छात्र युवा समाज ने शिक्षा भवन में डेपुटेशन सौंपा। संगठन के नेतृत्व ने आरोप लगाया कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और विद्या ज्योति परियोजना के तहत फीस में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। उच्च शिक्षा के नाम पर स्कूलों द्वारा हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं। राज्य सरकार पर शिक्षा क्षेत्र में मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाते हुए संगठन ने मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानी का मुद्दा उठाया। इन सभी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की मांग रखी। আমরা দীর্ঘদিনে যাচ্ছি যে প্রথম স্তর, প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা, এটা মানে অবৈতনিক হতে হবে। আমরা চাই এই যে সরকারি মাধ্যমগুলো, যে স্কুলগুলো। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। भयानक आग लगने की घटना में कैलाशहर के 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस आगजनी में नुकसान का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, ऐसी जानकारी दी संबंधित अधिकारियों ने। भगनी निवेदिता विद्यालय के सामने कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों से अचानक धुआं निकलते देखा गया बुधवार सुबह, और कुछ ही पलों में आग चारों ओर फैल गया। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में पास की लाइब्रेरी, दवा की दुकान और एक कपड़े की दुकान भी जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। পরিস্থিতি কেমন রয়েছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যে ঘটেছিল? পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। টোটাল 4টা দোকান, একটা কাপড়ের দোকান, একটা ইলেকট্রনিক আইটেম, একটা ডাক্তারের চেম্বার, একটা গ্রোসারি আইটেম।
তো সবচেয়ে বেশি কোনটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? বইয়ের দোকানটা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইও কয়টা এসেছিল? দমকল কয়টা এসেছে? ইঞ্জিন এখন আর নিয়ন্ত্রণে পুরা? करीब 1 साल से राज्य पुलिस जवाबदेही आयोग में ना तो कोई अध्यक्ष है ना ही कोई सदस्य। ऐसे में आयोग पूरी तरह निष्क्रिय बना हुआ है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 वर्ष से राज्य का पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बिना किसी डिफेंस के काम कर रहा है। हालांकि आयोग में आम जनता की शिकायतों का पहाड़ जमा हो गया है, लेकिन आम जनता को समस्या के समाधान की कोई संभावना नहीं दिखती। न केवल अध्यक्ष बल्कि राज्य पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन का हर सदस्य लगभग 1 साल से गायब है। आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश सपन चंद्र दास थे। उन्होंने 2019 में कार्यभार संभाला। तब से उन्हें कई बार रीअपॉइंट किया गया है, लेकिन 30 जून 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया गया। कई सदस्यों का कार्यकाल उनके साथ या उनसे पहले समाप्त हो चुका है। जीके राव मई 2024 में आयोग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पूर्व IAS ऑफिसर वाई कुमार जून 2023 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। HC डिसूजा का कार्यकाल फरवरी 2023 में समाप्त हो गया। LH डार्लॉन्ग दिसंबर 2023 में पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन के सदस्य के रूप में रिटायर्ड हुए। तब से पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन का एकमात्र सचिव राज्य प्रशासन का एक अधिकारी रहा है। पिछले लगभग 1 वर्ष में राज्य सरकार ने पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसी का चयन नहीं किया है और न ही एक सदस्य का भी नियुक्ति किया गया है। और इसी प्रकार इतने लंबे समय से विभिन्न मुद्दों पर राज्य पुलिस के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें आने के बावजूद आम लोगों को कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। विभिन्न तबकों द्वारा इस महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन का फायदा उठाकर बिना ढाल या तलवार के नेता बन रहा है। हाल ही में राज्य पुलिस प्रमुख के खिलाफ भी विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। यदि पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन सक्रिय होता और वह शिकायत दर्ज की जाती तो राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी वहां जाकर सफाई देना पड़ता। आम जनता की ओर से भी कई शिकायतें आयोग की समक्ष प्रस्तुत की गई है। पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन की स्थापना मुख्यतः यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था कि आम लोगों को पुलिस उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य विफल होता जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार का पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन लगभग 1 साल से सक्रिय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के त्रिपुरा प्रांत अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सभापति चुनाव को लेकर जारी असमंजस के बीच पार्टी के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष के अंत में त्रिपुरा में बूथ स्तर पर अपना संगठन चरण शुरू किया था। चरणबद्ध तरीके से इसे मंडल, जिला और प्रांतों में विभाजित किया जाएगा और फिर अखिल भारतीय स्तर पर अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाएगा। फिर भी राज्य में कुछ बूथों को छोड़कर शेष बूथों के अध्यक्षों के नाम लगभग समय पर घोषित कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी त्रिपुरा प्रांत, मंडल, जिला संगठन चरण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऐसा करने में असमर्थ रही है। हालांकि इन दोनों संगठनों को अलग हुए भले ही देर हो चुकी हो, लेकिन पार्टी अभी तक प्रांतीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। और जिस प्रकार इसका पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों के संबंध में राजनीतिक क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार इन्हें विभिन्न स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। फिर भी संबंधित नामों के रूप में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निश्चित नहीं है कि वास्तव में पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा। पार्टी नेतृत्व का एक बड़ा वर्ग मानता है कि पार्टी की वर्तमान संगठनात्मक स्थिति से आगे बढ़ने के लिए एक स्थायी नेता की आवश्यकता होगी। ऐसे में राजनीतिक संघर्ष में अनुभवी एक नेता की जरूरत है जो संगठनात्मक मजबूती के साथ पार्टी को आगे ले जा सके। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि राज्य के राजनीतिक भूगोल में परिचित नेता को प्रभारी बनाया जा सकता है। इसी बीच विभिन्न राष्ट्रीय समाचार मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि बीजेपी अगले 10 दिनों के भीतर यानी
बंगाली नववर्ष की शुरुआत में पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। जेपी नड्डा को आला अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी के शीर्ष स्तर पर दौरे शुरू हो चुके हैं। पिछले सप्ताह नरेंद्र मोदी 1 दशक के अंतराल के बाद नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में कर प्रधानमंत्री ने वहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस बैठक के पीछे चर्चा का मुख्य विषय यह था कि बीजेपी का आला प्रमुख कौन होगा। पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष के अलावा बीजेपी अभी तक कई अन्य प्रमुख राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल आदि में पार्टी के प्रांतीय अध्यक्षों का चुनाव नहीं करा पाई है। बड़े राज्यों के साथ साथ त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में भी यही हो रहा है। बीजेपी के पार्टी संविधान में कहा गया है कि अखिल भारतीय अध्यक्ष चुनाव से पहले कम से कम 50% प्रांतों का संगठन चरण पूरा करना जरूरी है। जिस तरह प्रांतीय अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। वही राजनीतिक हलकों का मानना है कि जिन प्रांतों में अभी भी अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई है वह प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की राय चलेगी। जेपी नड्डा फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, इसलिए वह अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। इस मामले में त्रिपुरा प्रांत के वर्तमान अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य भी सांसद है। स्वाभाविक रूप से भाजपा जैसे सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा इतना ढीला है कि इसका असर पार्टी पर भी पड़ेगा। त्रिपुरा में जहां विपक्ष राजनीतिक दल वामपंथी अभी भी सक्रिय है, पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में आरएसएस या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेगा इसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारतीय सेना में कार्यरत सूबेदार मेजर की छुट्टी लेकर घर लौटने के बाद मृत्यु हो गई। मृत सूबेदार मेजर का नाम खोकन बोस है। उनका घर गोरखा बस्ती से सटे इलाके में स्थित है। 7 तारीख को वे राज्य में आए थे और अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के अनुसार सूबेदार मेजर खोकन बोस कोलकाता में तैनात थे। उनकी मृत्यु से पूरे इलाके में शोक की छाया छा गई है। উনি একেবারে সুস্থ আছিল। উনার যে কমান্ডিং অফিসার সাথে আমার কথা হয়েছে, তো উনি কইছে তাই যখন আসিল এটা উনি ফিট হয়ে আইছিল, মানে সুস্থ, কিন্তু হঠাৎ যে কি হইলো আমরা বুঝলাম না। আফটার অল পোস্টমর্টম রিপোর্টের পরে টের পাওয়া গেল উনার কি হয়েছে না হয়েছে। চাকরি উনার 30 বছর চলতেছিল, লাস্ট 1 বছর উনার চাকরি আসিল রিটায়ারমেন্ট হওয়ার লাগে। बुधवार को खुवाई जिले के जिलाधिकारी रजत पंत ने तेलियामुड़ा ब्लॉक क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित घरों, सड़कों और कई पंचायत कार्यालयों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दिन उन्होंने विवेकानंद नगर ग्राम पंचायत, तुईसिंद्राई बाड़ी ग्राम पंचायत, सरदू कड़करी ग्राम पंचायत आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से आदर्श ग्राम विवेकानंद नगर ग्राम पंचायत के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में अन्य ग्राम पंचायतों के प्रमुख और जनप्रतिनिधि विवेकानंद नगर ग्राम पंचायत का दौरा कर इससे अनुभव हासिल कर सकेंगे। मैंने वीडियो आपको बोला है कि बाकी पंचायत भी जो है उनके जितने भी चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, उनको यहाँ पे एक्सपोजर विजिट के लिए लाया जाए और हम देखेंगे कि बाकी वीडियोस भी अपने ब्लॉक से यहाँ पे लाएं, क्योंकि जितना जो सुविधाएं हैं पंचायत में, जैसे कंप्लेंट बॉक्स लगाया है, फर्स्ट एड है और एक लाइब्रेरी। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।